हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 29 दिसंबर है और आज हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 29 दिसंबर का इतिहास जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। तो आज 1845 में जो टेक्सास है वो अमेरिका का 28वां स्टेट बना था। तो ये आज के दिन ही बना था। अभी अमेरिका में वर्तमान में कितने स्टेट हैं? आपके 50 स्टेट हैं और वहाँ पर 50 में मतलब एक में 2 सीट होती है, तो टोटल वहाँ पर आपकी 100 सीट होती है सीनेट की। उसके अलावा 1530 में जो मुगल के बाद अम्परर थे आपके हुमायूं, ये राजा बने थे बाबर के बाद 1530 में आज के ही दिन। उसके अलावा 1940 में जर्मनी ने सबसे बड़ी अब तक की एयर रेड की थी लंदन के ऊपर। इसने लगभग 10,000 बॉम्ब छोड़े थे एक साथ। तो ये आज के दिन ही की गई थी 1940 में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था इसको। इसके अलावा 1972 में भारत का सबसे जो पुरानी मेट्रो है कलकत्ता में शुरू हुई थी आज के ही दिन। कलकत्ता को भी वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। उसके अलावा 2015 में जो गिनी थी आपकी, जिसको इंग्लिश में गिनिया लिखते हैं, ये गिनी जो आपका था इसको इबोला वायरस से मुक्त घोषित किया था WHO ने। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपका। और इसमें 2 साल तक ये वायरस ने बहुत ज़्यादा प्रकोप मचाया था, अपना आतंक फैलाया था इसने, और इसको 2015 में इसको इबोला वायरस से मुक्त कर दिया, घोषित कर दिया था WHO के द्वारा। तो ये कुछ इवेंट थे जो हमने कवर किए। चलिए आइए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है? तो लोकायुक्त जो बिल है फर्स्ट टाइम किसी स्टेट के द्वारा पारित किया गया है। आपको बताना है किसने किया। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। प्रश्न का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है इसने इस बिल को पारित किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। मतलब किसी भी मंत्री के खिलाफ यहाँ पर आप विधेयक ला सकते हैं अगर भ्रष्टाचार में वो आरोप में मतलब आता है। तो यह बिल पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को पहले विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी। हाँ, इसमें पहले परमिशन लेना होगा विधानसभा से, उसके बाद ही किसी के खिलाफ कोई भी जांच शुरू की जा सकती है। और अगर सरकार एक बार इसकी नियुक्ति कर देती है लोकायुक्त की, तो इसके बाद में इसे बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो मतलब एक टर्म के लिए एक बार इसको नियुक्त कर देंगे तो हम इनको बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। वर्तमान भारत में अगर लोकपाल की स्थिति देखते हैं तो लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है भारत में 2013 में लाया गया था, क्योंकि अन्ना हजारे ने 2010 में स्ट्राइक किया था। तो 2011 में ये मतलब नियम बोला था लाने के लिए, उसमें मतलब इनिशिएट किया गया था 2011 में, लेकिन 2013 में इसको पारित किया गया था। तो इसमें लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD यानी ग्रुप ABCD के जो ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकारी, ये सभी आपके लोकपाल के दायरे में आते हैं। मतलब लोकपाल इन पर जांच बिठा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पे जो लोकपाल आपकी जांच नहीं बिठा सकता। उसके अलावा प्रधानमंत्री मामले में आप केवल भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, सुरक्षा है आपकी, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा या फिर अंतरिक्ष मामले, इनमें लोकायुक्त जो है प्रधानमंत्री की जांच नहीं कर सकते। तो इसके केवल भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच कर सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी की जो मामले यहाँ पर जो हमने नोट किए हैं उनमें आप प्रधानमंत्री पे जांच नहीं बैठा सकते। वो उससे बाहर मतलब उनके क्षेत्र से बाहर की चीजें, लोकपाल के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो आपका धानु यात्रा महोत्सव शुरू किया गया है, आपको बताना है कि धानु यात्रा महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ऑप्शन है आपके ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर झारखंड। प्रश्न का सही आंसर है आपका ओडिशा, यानी उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा रज पर्व है आपका, नुआखाई महोत्सव है, वो भी आपके उड़ीसा में ही मनाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसकी। तो ये देखिए यहाँ पर जो मामा कंस और जो आपके कृष्ण, श्री कृष्ण है, इनकी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, इस त्योहार पर दिखाया जाता है।
तो ओडिशा में आयोजित होने वाले मशहूर धानु यात्रा जो आपका महोत्सव है, यह ओडिशा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और इस वर्ष इस महोत्सव के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले 2 साल में ये नहीं मनाया गया था कोरोना की वजह से, और ये 2 साल के बाद इसको मनाया जा रहा है। धानु यात्रा जो है विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है, इसको ओपन थिएटर बोला जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है और यह भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा महोत्सव को मनाया जाता है। वर्ष 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग ने 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है। मतलब जो संस्कृति मंत्रालय है आपका, उसका विभाग है, इसने जो इस धनु यात्रा उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे दिया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। धनु यात्रा की जो शुरुआत है 1947-48 में देश की आज़ादी के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव के रूप में हुई थी और तब से हर वर्ष इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके अभी धनु यात्रा जो महोत्सव है इसके शुरू होने पर सभी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी हुई है और यह यात्रा हमारे समाज में सद्भाव और खुशी की भावना को आगे बढ़ाए। मतलब तो उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो ये जो आपका फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। प्रश्न का सही आंसर है आपका उड़ीसा। इसके अलावा रज पर्व हो गया, नुआखाई हो गया, ये भी आपके जो उत्सव है आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। उड़ीसा के वर्तमान में जो आपके सीएम है, बता सकते हैं सीएम यहाँ के कौन है? सीएम आपके नवीन पटनायक जी हैं यहाँ पर। तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ पर लिख लीजिए, एनपी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और इसकी राजधानी तो भुवनेश्वर हो जाएगी। और यहाँ पूरी एक फेमस आपका स्थल है जिसको विजिटिंग के रूप में मतलब लोग जाते हैं देखने के लिए पूरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान को शुरू किया है? तो आपका स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को शुरू किया गया, बताना किसने। ऑप्शन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल या किरण रिजिजू। प्रश्न का सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इस। तो जो स्टे सेफ कैंपेन है आपका ऑनलाइन, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज स्टे सेफ ऑनलाइन जो आपका अभियान है इसको शुरू किया है। और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, मतलब 2 प्रोग्राम है इसके। पहला आपका स्टे सेफ ऑनलाइन जो आपका अभियान है, उसके अलावा दूसरा आपका G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है। इन दोनों को लॉन्च किया है। स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल जो इनोवेशन अलायंस है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है इसके द्वारा दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रमों में से एक है। ये इस प्रकार का पहला कार्यक्रम आपका आयोजित किया गया है, शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है वो साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप की क्षमता पर आधारित है। मतलब साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को भी आपको बढ़ावा देना, इनको ये मुख्य फोकस इसमें रखा गया है। जो MEIT शॉर्ट में जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में METI बोला जाता है। और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जिसको DEWG, इसके लिए नोडल मंत्रालय हैं। 2 आपके ग्रुप हैं इसमें, जो कई कार्य समूहों और मंत्री स्तरीय सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। मतलब इन्होंने इसको शुरू किया है। इससे जो अभी इसको लॉन्च किया गया था, इस अभियान के लॉन्च कार्यक्रम में भारत के G20 जो शेरपा अमिताभ कांत के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के व्यक्ति और दूतावास और वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो भी आपके दूतावास भारत में आए हुए हैं वो उसमें से भी काफी लोग इसमें शामिल हुए थे प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल शुरू किया है? बहुत अच्छा पोर्टल है। इससे क्या है, लोग जो आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहते हैं वो आराम से जा सकते हैं। उसके लिए किसी झंझट का सामना या मतलब किसी भी प्रकार के जो मुश्किलें होती हैं उनका सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा और आसानी से ट्रांसफर इसमें मिल जाएगा अगर उनका जो आपका डिमांड है वो सही है। तो ऑप्शंस हैं आपके इसमें, किसने शुरू किया? ऑप्शंस हैं DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन आपका शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और तीसरा ऑप्शन आपका रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और चौथा है आपका भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट। सही आंसर इस प्रश्न का इंडियन डाक, मतलब भारतीय जो आपकी डाक है, इन्होंने अभी ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल को शुरू किया।
तो ये आपका ऑनलाइन आपका जो पोर्टल है, ट्रांसफर पोर्टल है, इसको 28 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया है और इन्होंने ग्रामीण जो डाक सेवक हैं इनके ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपका ये पोर्टल को शुरू किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है, भारतीय जो डाक है वो विश्व की सबसे बड़ी मतलब जो डाकघरों का एक नेटवर्क है और जिसमें भारत में लगभग 1,56,000 से भी ज़्यादा डाकघर शामिल है। और इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के स्थानांतरण की जो समस्त प्रक्रिया है वो कागज रहित, यानी आपकी जो है पेपरलेस हो जाएगी और इसके अलावा ये इजी हो जाएगी, उनको ज़्यादा मतलब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप यहाँ से डिटेल्स दीजिए, आपका रीजन वैलिड है तो आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका भारतीय डाक। स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे उनके शासन मतलब जब वो यहाँ के आपके गवर्नर जनरल थे तब उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड किसने लिखी है? ये अभी रिलीज की गई है। ऑप्शन है इसके रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या सी रंगराजन। प्रश्न का सही आंसर है सी रंगराजन। ये आपके पूर्व भारतीय आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक आपकी जो बुक है आपकी फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये आपकी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है और इसको पेंगुइन बिजनेस यानी पेंगुइन ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो आपके सी रंगराजन है एक फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं, इसके अलावा ये सांसद और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19वें गवर्नर भी रहे हैं। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं भारत के, जो आपका रोड मैप है वो सारे इसमें इन्होंने अपने कुछ, जब ये आरबीआई गवर्नर थे तब भी इन्होंने अपने इसमें किस्से साझा किए हैं। तो ये बुक किसने लिखी है? आर सी रंगराजन ने। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट बाणी किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट बाणी को शुरू किया गया था और आपको बताना ये किससे रिलेट करता है। ऑप्शन है आपके स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन यानी भाषा प्रसंस्करण, या फिर नए रेडियो चैनल की स्थापना करना, जैव विविधता संरक्षण या शास्त्रीय संगीत को पुनर्जीवित करना। प्रश्न का सही आंसर है आपका स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन यानी भाषा प्रसंस्करण से ये संबंधित है। हम थोड़ा सा इसको डीप देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट बाणी, जो आपका प्रोजेक्ट बाणी है इसको भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में है IISc, इसके अलावा जो आपका आर्ट पार्क है जिसको शॉर्ट में AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की जो ये एब्रीविएशन है आर्ट पार्क, और इसके अलावा गूगल के द्वारा इसको संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। और ये AI आधारित, AI मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषण डेटा को एकत्र करेगा और जो जिससे विविध भारतीय भाषाओं को मतलब समझा जा सके। इसमें क्या है, रिकॉर्ड किया जाएगा भाषाओं को और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा जिससे एक भाषा को समझने में मतलब कौन सी भाषा में हम बात कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जा सके और किसी दूसरी भाषा में उसको आसानी से ट्रांसलेट किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट बाणी के तहत अगले 3 सालों में 773 जिलों में लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषण सेट एकत्र करके पूरे भारत में उपयोग की जाने वाली विविध भाषाओं का मानचित्रण किया जाएगा। पूरे भारत में जो है 3 सालों में 773 जिले इसमें शामिल किए जाएंगे और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है लगभग 30 से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और यह बेंगलुरु स्थित, मैंने बताया था IISc जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, और इसके अलावा आर्ट पार्क की जो भाषा AI परियोजना का हिस्सा है इसमें RESPIN जिसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो रिकॉग्निशन स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस, और SPIN यानी सिंथेसाइजिंग स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस ये शामिल है इसमें। यह परियोजना जिला स्थिर दृष्टिकोण का उपयोग करती है यानी जिला के हिसाब से योजना को लागू किया जाएगा और प्रत्येक जिले में आपके 1000 से अधिक लोगों को बेहतरीन ढंग से चुन करके और स्थानीय भाषणों को रिकॉर्ड करना होगा। मतलब आपके जो लोग हैं वो थोड़े से मतलब दूसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए जिससे उसको बता सके वो हम क्या बोल रहे हैं। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें से स्वचालित भाषण पहचान, भाषण से भाषण अनुवाद और प्राकृतिक भाषा समझ जैसी तकनीकों का विकास करना है। इसका अंतिम जो लक्ष्य एक तकनीकी समाधान प्रदान करना है जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी में मौजूद भाषाई बाधाओं को समाप्त कर सकता है और व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए प्रौद्योगिकी की पहुंच में वृद्धि कर सकता है। कोई भी लैंग्वेज में सामने वाला बंदा बोल रहा है और अब उसे समझना है तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको प्रोसेसिंग करके इसको अप्लाई कर दिया जाएगा।
तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भाषा प्रसंस्करण यानी स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है आपका, रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये अभी सुर्खियों में बना हुआ है आपका रामप्पा मंदिर। ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना। ये आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये रामप्पा मंदिर है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और भद्रांचलम जो आपका मंदिर समूह है इसके विकास के लिए परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अभी देखिए जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत में जो भी फेमस जगह है वहां पर शुभारंभ कर रही है उसमें, और इस सभी जो मंदिर है इनका जो विकास किया जा रहा है वो प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इन मंदिरों में अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं इनके साथ साथ इन्हें एक विकसित तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में मतलब उभारना है, जो सभी को एक पर्यटन जो फेमस ऐसा प्लेस बनाना है जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। और इसे प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है। मैंने बताया था प्रसाद योजना जो कि 2014-15 में शुरू की गई थी। रामप्पा जो मंदिर के बारे में देख लेते हैं तो इस मंदिर को 2021 में 39वीं भारतीय विश्व विरासत जो इस साइट है इसके रूप में घोषित किया गया है। WHO जो आपकी विश्व विरासत आपकी स्थल है इसके रूप में ये भारत की 39वीं है और 40वीं आपकी धौलावीरा है। इस मंदिर को रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1213 ईसा पूर्व में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के शासनकाल में बनवाया गया था। इनके शासनकाल में बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? 1213 BC में। ईसा पूर्व का मतलब इंग्लिश में BC होता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में IOOA बोलते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है आपके संजय सिंह, BG सोमानी, विनीत कुमार या रोजर बिन्नी। प्रश्न का सही आंसर है आपका संजय सिंह। तो ये आपके ग्रुप है संजय सिंह, इनको अभी इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ऋतुराज बरुआ को आपका इसका उपाध्यक्ष, अनूप सिंह को महासचिव और सैयद कमर अहमद को इसका कोषाध्यक्ष चुना गया है। जो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपकी 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा की गई थी और इसे वर्तमान में आपके 18,200 से भी ज़्यादा इससे ऑफिसर्स हैं। और ये जो आपका एसोसिएशन है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मतलब इसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। IOCL के इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है ये आपकी एसोसिएशन। और इसका जब वर्तमान में जो हेड है चेयरमैन है इनको संजय सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जिसको शॉर्ट में PMC कहा जाता है इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये दिसंबर की बात है। तो ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। तो अभी जो प्रोजेक्ट आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है शॉर्ट में PMC जिसको कहा जाता है, इसको सर्विस अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ। क्यों? इसका जो मोंगला जो आपका पोर्ट है इसको आपको डेवलप करना है और इसलिए इसको ढाका में ये आपका एग्रीमेंट किया गया है दिसंबर 2022 में। और इसको प्रोजेक्ट के तहत भारत इसको मतलब LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट पे कंसेशन में आपको मतलब फाइनेंस करने वाला है। इस चीज को मतलब पैसे देने वाला है कितना? 4.5 बिलियन USD यानी 4.5 बिलियन आपका अमेरिकी डॉलर इसको बांग्लादेश को दिए जाएंगे इसके विकास करने के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका मोंगला पोर्ट अथॉरिटी यानी MPA और EGIS इंडिया कंसल्टेंसी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों के बीच में ये करार किया गया है। इस समय जो इवेंट हुआ था इसमें बांग्लादेश के जो स्टेट मिनिस्टर हैं आपके शिपिंग के खालिद मोहम्मद चौधरी और ये इसके चीफ गेस्ट थे। इसके साथ साथ जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश आपके प्रणय वर्मा हैं वो भी यहाँ पर थे। इसके अलावा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा कमल, ये तीनों मतलब जो लोग थे चीफ गेस्ट थे यहाँ पर मौजूद थे। इसका जो उद्देश्य है वो अपग्रेडेशन ऑफ मोंगला पोर्ट यानी जो आपका मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में इसको अपग्रेड किया जाएगा। और ये आपका जो ये पोर्ट है ये डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट विल स्ट्रेंथन मैरीटाइम कनेक्टिविटी फॉर बांग्लादेश नॉट जस्ट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इंडिया ऑल्सो विल बी भूटान एंड नेपाल, यानी भारत के लिए ही नहीं ये भूटान और नेपाल को कनेक्टिविटी के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका राष्ट्रपति इनसे सलाह ले सकता है? ऑप्शन है आपका आर्टिकल 69, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 65। प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 74। कुछ हम दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 64 है, 64 आपका कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके रूप में मतलब काम कर सकता है। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। उसके अलावा अनुच्छेद जो 69 है आपका 69, वो कहता है मतलब उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें वर्णित की गई है। अनुच्छेद जो आपका 70 है, ये किसी आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद जो 72 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का मतलब उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 73 है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 74 है, ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद मतलब इसमें बाध्यकारी है। अब अगर राष्ट्रपति को कभी भी सलाह चाहिए तो इनसे सलाह ले सकता है। इसमें प्रधानमंत्री भी रहते हैं आपके और मंत्रिपरिषद भी रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कवर किया। अभी हम वन लाइनर और न्यूज फीड देख लेते हैं। तो अभी रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो सभी आपके रेलवे स्टेशन है इनका आधुनिकीकरण करना है, यानी इनको मतलब इनके जो बुनियादी ढांचा है इसका उसको विकसित करना है और जो मूलभूत सेवाएं हैं वो सब जगह स्टार्ट करनी है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार 2021 में आपकी 4,12,432 कुछ सड़क हादसे हुए हैं लगभग, और इसमें से 1.5 लाख मतलब डेथ हो गई हैं। मतलब आपकी जो 4 लाख से ज़्यादा आपके जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 1.5 लाख डेथ हो गई, जो कि आंकड़ा बहुत भयावह है और इनको कम करने के लिए सरकार आए दिन नए निर्देश देती रहती है। अगला जो न्यूज है आपकी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग और शहर सौंदर्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसके द्वारा जो आपकी सिटी है उनको मतलब कैटेगराइज किया गया है कि फाइनेंस के लिए मतलब वो आपका वित्त उपलब्ध कराने में, लोगों को जॉब दिलाने में या अपनी मतलब उसको ग्रोथ के लिए क्या क्या उसने काम किए। शहर सौंदर्यीकरण में आपका मतलब उसको शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आपका वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी और उसके हिसाब से इनको रैंक दी जाएगी। उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टीबी के उन्मूलन के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी को समाप्त कर देंगे। टीबी आपका जो ट्यूबरक्लोसिस होता है और इसको उन्मूलन के लिए यानी जड़ से मिटाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। किसके द्वारा? IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उसके अलावा भारतीय क्रिकेटर जो अर्शदीप सिंह हैं पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और आपकी रेणुका सिंह है जो महिला वर्ग में, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है 2022 इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा? ICC के द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया है। जो आपकी इंटरनेशनल काउंसिल कमेटी है, जो आपकी काउंसिल ऑफ क्रिकेट है, इसके द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया है 3 लोगों को भारत में से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आपके न्यूज़ थी जो हमने कवर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी आने वाली एग्जाम्स में लाभ मिल सके। हम जाते जाते आपको एक प्रश्न के लिए छोड़े जाते हैं, आप प्रश्न का आंसर जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आज का प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये दिसंबर 2000 मतलब ये नवंबर दिसंबर में ही इनको बनाया गया है। आपको बताना है ये किसे बनाया गया है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। नहीं किया है तो नवंबर की प्लेलिस्ट में जाके और दिसंबर की प्लेलिस्ट में जाके सारे जो आपके वीडियोज उनको देखिए तो आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और जाते जाते हम आपसे बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। आपका स्नेह और प्यार हम पर अगर यूं ही मतलब मिलता रहे आपका, तो हम ऐसे ही इस चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।